नमस्कार, मनी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और मनी मंत्र में आज बात करेंगे आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों से निजात कैसी पाई जा सकती है, कैसे किसी बीमारी के इलाज के दौरान खर्च का इंतजाम हो। आज इस बात पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे हेल्थ केयर इंश्योरेंस कवर की। क्यों और कितना ज़रूरी है स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस के क्या ऑप्शंस हैं आपके पास और हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेते समय किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने ख़ास मेहमानों के साथ। हमारे साथ में दो ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं और इससे पहले कि हम अपने ख़ास मेहमानों से आपका तारुफ कराएं, हम आपको बता दें कि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से सीधा जुड़ सकते हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारी टोल फ्री नंबर्स को नोट कर लें और आपके मन में अगर कोई भी विचार हो, कोई शंका हो, कोई प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। हमारा नंबर नोट कर लीजिए 011-233-87031। इस पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। 011-233-87031 इस पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आइए हम आपको अपने खास मेहमानों से तारुफ कराते हैं। हमारे साथ में विमल गोयल, इंश्योरेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है विमल सर आपका। और उसके साथ ही साथ सुमित वोहरा जो कि प्रेसिडेंट है इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे और अब जैसा कि अपने खास मेहमानों से आपका परिचय कराया, विमल गोयल जी आपके साथ में हम अगर इस चर्चा की शुरुआत करें और जानने समझने की कोशिश करें कि हेल्थ पॉलिसी क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो फर्स्ट हैंड पर, क्योंकि बहुत कम लोग अभी भी हैं हमारे देश में जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस कवर है। तो एक तो ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि हेल्थ पॉलिसी ज़रूरी क्यों है और मार्केट में क्या कुछ विकल्प मौजूद हैं, किस तरह के ऑप्शंस हैं हमारे पास अगर हम हेल्थ पॉलिसी लेने के लिए जाते हैं। अलग अलग उम्र के लोगों को की अलग अलग ज़रूरतें हैं और सबके ऊपर एक ही जैसी पॉलिसी लागू होती है, नहीं होती है, क्या कुछ हो सकता है विकल्प? देखिए, पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, सभी को आइडिया है ही है कि यदि किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो सकता है और व्यक्ति की पर्सनल सेविंग्स जो हैं वो डिप्लीट हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन फाइनेंशियल सिचुएशन की। व्यक्ति की खुद की सिचुएशन क्या है कि ये खर्चे लाखों में भी हो सकते हैं। ऐसी बीमारियां हैं जिनमें लोगों का लाखों में खर्चे हुए और लोगों को उधार लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो एक मस्ट रिक्वायरमेंट है और ओल्ड एज में जाते हैं तो ये रिक्वायरमेंट और बढ़ती चली जाती है जी। तो इसलिए पहले तो ये कि बहुत ज़रूरी है खर्चों के लिए, खर्चों को कवर करने के लिए। हाँ, इसके अंदर सिर्फ खर्चा जो कवर होता है, जो हेल्थ इंश्योरेंस की जो मोस्टली पॉलिसीज कवर करती हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट होकर मिनिमम 24 आवर्स वाला खर्चा ज़्यादातर कवर होता है। इसमें कुछ है अपवाद है, इसके अंदर कुछ और कवर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर खर्चे हॉस्पिटलाइजेशन वाले खर्चे कवर होते हैं। अब ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस मार्केट में बहुत सारे हैं जी। यदि हम कवर के बारे में बात करें तो एक फैमिली फ्लोटर होता है, एक इंडिविजुअल पॉलिसी होती है। तो हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि फैमिली फ्लोटर कवर लिया जाए। उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। एक उस पॉलिसी में लिया जाए तो क्या पॉलिसी ली जाए, कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी है, एक आरोग्य संजीवनी पॉलिसी है, या कोई बैंक के माध्यम से भी कवर मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसलिए आप जो भी कवर लें उसके लिए आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपको अलग अलग विकल्प के बारे में पूरी बातें बता पाए। यदि आपके पास में कोई एक व्यक्ति आ रहा है, वो एक ही प्लान दे रहा है या एक ही कंपनी की पॉलिसी दे रहा है, तो आप उसकी बात जरूर सुनिए, लेकिन साथ में और जो प्लान अवेलेबल है मार्केट में उसके बारे में चर्चा कीजिए। जैसे आरोग्य संजीवनी पॉलिसी है, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है, इंडिविजुअल पॉलिसी है, बैंक्स के माध्यम से पॉलिसीज है। जी बिल्कुल। तो अगर हम हेल्थ पॉलिसी चुनने की बात करें, सुमित वोहरा जी आपके पास आते हैं, हेल्थ पॉलिसी चुनने की बात करें तो कौन सी ऐसे बातें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए? कहते हैं कि कम उम्र में पॉलिसी ली जानी चाहिए, इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि जिसने पॉलिसी नहीं ली अभी भी वो भी आगे ले सकता है, लेकिन क्या कुछ बातें दिमाग में होनी चाहिए जब हम कोई पॉलिसी चुनते हैं? तब जैसे आपने कहा कि यस, जब आदमी यंग होता है और तभी उसको ये शुरुआत करनी चाहिए, स्पेशली जब वो 21 साल का हो जाता है, जब से
वो माँ बाप से अलग हो जाता है, पॉलिसी अलग ले सकता है, या 25 साल की उम्र अगर वो पढ़ रहा है तो वहां से वो पॉलिसी अपनी अलग ले सकता है। तो वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे पॉलिसी में 4 साल का जनरली एक प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का एक्सक्लूजन होता है, तो जितनी जल्दी पॉलिसी लेंगे आपको कोई भी बीमारी वगैरह नहीं होती है उस समय, तो आप जल्दी अगर पॉलिसी लेंगे तो वो पॉलिसी हमेशा सही समय पर रिस्पॉन्ड करेगी। आपको कभी भी ये नहीं फेस करना पड़ेगा कि ये पॉलिसी में कवरेज नहीं है, या ये पहले से ही आपको बीमारी थी इसलिए हम ये क्लेम नहीं देंगे, क्योंकि उच्चतम यही देखा गया है कि जो क्लेम रिजेक्ट होता है वो इसी वजह से होता है कि पहले को ही आपको परेशानी होगी, उसके वजह से ये पॉलिसी में वो आपको कवर नहीं मिलता। और दूसरी बार ये होता है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर राइटिंग। तो जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो ये इंश्योरेंस कंपनी का प्रेरोगेटिव होता है कि वो पॉलिसी आपको दे या ना दे, तो उसे कहते हैं अंडर राइटिंग। तो वो आपकी पहले हेल्थ कंडीशन या जो भी आप डिस्क्लोज कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी दे। तो जैसे आप आमाना देखेंगे कि जो ज्यादा उम्र के लोग होते हैं, जो 45 वर्ष के ऊपर होते हैं या 60 वर्ष के ऊपर होते हैं, उनको इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी नहीं देना चाहती है। उसका कारण यही होता है कि उनको कुछ ना कुछ बीमारियां अपने कार्यकाल में हो जाती है, और उसके वजह से इंश्योरेंस कंपनी वो रिस्क नहीं लेना चाहती है, बिकॉज उनके क्लेम आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो जैसे आप यंग एज में अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको ये सब चीजों से निजात मिल जाती है और आप ये पॉलिसी कंटिन्यू कर सकते हैं। और अब जितनी भी नई इंश्योरेंस कंपनियां हैं या पुरानी है, सभी को कंपलसरी है कि एक बार अगर किसी ने पॉलिसी ले ली है तो उसको आजीवन रिन्यू करना ही पड़ेगा जी। इसके अलावा जैसे विमल जी ने कहा कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो ये पॉलिसी देती हैं, सभी की पॉलिसियों में कुछ ना कुछ कमी या कुछ ना कुछ खास व्यवस्था होती है जी। हाँ, तो इस तरीके से जो भी आदमी जो पॉलिसी लेता है उसको कंपेयर करके लेना चाहिए, उसकी वो क्या जी क्या देख रहा है पॉलिसी में। जैसे एग्जांपल है रूम रेंट। सो जनरली जो सम इंश्योर्ड होता है उसका 1% का कैपिंग होता है। सो सपोज आपने 10 लाख की पॉलिसी ली तो रूम रेंट 1% ऑफ रूम रेंट कैन बी स्पेंड, सो विच इज अराउंड 10,000 रुपीज। तो आप किस शहर में रहते हैं, आप किस हॉस्पिटल में जाना पसंद करेंगे अगर आपको कोई बीमारी आ गई, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई पॉलिसी ले उसने अपने टॉप 10, टॉप 4 पॉइंट्स, टॉप 5 पॉइंट्स नोट करके रखने चाहिए कि वो क्या देख रहा है जी। कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहेगा। टॉप 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपने जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको ख्याल में रखना चाहिए, चाहे रूम रेंट की बात हो या आपने हॉस्पिटल की लिस्ट की बात कही। एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या क्या चीज ऐसी हो सकती है। जैसे पहले मैंने कहा रूम रेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो रूम रेंट मैंने कहा जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो कई पॉलिसियों में रूम रेंट का कैपिंग होता है, कई इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई रूम रेंट का कैपिंग नहीं होता है। तो अगर पहला आपको यही देखना है कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका कैपिंग है कि नहीं है। अगर है तो फिर आपको किस तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड लेना चाहिए। दूसरा, आप किस शहर में है, वहां की कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन क्या है। सो टायर 1 सिटी, टायर 2, टायर 3, ऑब्वियसली द हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट चेंजेस एज द सिटी चेंजेस। तो आपको कितना सम इंश्योर्ड लेना चाहिए, किस सिटी में है। दूसरा, अब कंसेप्ट आ गया फ्लोटर पॉलिसी का। सो आप एक ही सम इंश्योर्ड पे पूरी फैमिली को कवर कर सकते हैं, या आप इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड भी ले सकते हैं आपकी फैमिली के लिए, तो वो भी डिसाइडिंग फैक्टर है। चौथा, बहुत सारे कैपिंग होते हैं पॉलिसियों में बीमारियों को लेके। तो आपको देखना चाहिए कि भाई जिस पॉलिसी को आप परचेज करना चाह रहे हैं, जिस कंपनी से करना चाह रहे हैं, क्या वहां कैपिंग है। एग्जांपल है जैसे कैटरैक्ट है, मोतीबिंदु है, तो उसका कई पॉलिसियों में 24,000 रुपया कैपिंग है, कई में 50 है, कई में 1,00,000। आपको हम छोटी-छोटी चीजें जो रोकना चाहेंगे, आप अपनी बात जारी रखिएगा। फिलहाल हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए हैं जो कि गया बिहार से हमें कॉल कर रहे हैं, नागेंद्र जी। नागेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। हमको कहने का मतलब है कि मेरा उम्र 55 हो गया है जी, और हमारा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मतलब क्या उसका प्रावधान है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए क्या प्रावधान है, विमल जी आप जवाब देना चाहेंगे। इन्होंने क्या बोला कि 55 की एज हो गई, इनकी उम्र 65 वर्ष की है, और क्या इनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस के क्या प्रावधान है, कैसे ये प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जब तक 65 की एज है
यानी 65 पूरा नहीं किया है, तब तक के लिए तो IRDA के अनुसार सभी कंपनियों को ये गाइडलाइंस हैं कि आपको प्लान देना है। 65 की एज तक के लिए सभी कंपनीज के प्लान्स अवेलेबल हैं जी। ये कंपलसरी है, ये देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्लान अवेलेबल है जी। देना नहीं देना, जैसे सुमित जी ने बोला, वो अंडरराइटिंग डिपेंड करता है कि पर डिपेंड करता है। लेकिन 65 से ऊपर एज होने के बाद में प्लान सभी कंपनी के होना जरूरी नहीं है, एंट्री सभी के होना जरूरी नहीं है, एंट्री एज अलाउ करना। लेकिन बहुत सारी कंपनीज प्रैक्टिकली कमर्शियल कंसिडरेशंस में अलाउ करती है जी। हाँ, प्रीमियम ज्यादा होने वाला है, जैसे ही एज ज्यादा होती है, 60 से 65 के बीच में है तो प्रीमियम ज़्यादा हो जाता है। 65 से 70 ब्रांड है, एज का बैंड है, उसमें प्रीमियम और भी ज़्यादा हो जाता है, तो प्रीमियम बढ़ता चला जाता है। तो यदि इनकी एज 65 से अबव है तो इनको 3-4 कंपनीज के ऑप्शन ट्राई करने चाहिए। वो मेडिकल हेल्थ टेस्ट करवाएंगे, इनका टेस्ट के बाद में ही इनका बीमा होगा। लेकिन कवर अवेलेबल है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि कवर अवेलेबल नहीं है। 65 का इवन 70 के बाद भी कवर अवेलेबल हो जाता है। ओनली थिंग इज कि उसका प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है जी। विमल जी, आपने कहा कि कवर अवेलेबल है और हमें उम्मीद है कि नागेन जी को अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। ये समझना चाहेंगे कि कंपनीज किन आधार पर किसी पॉलिसी को देने से रिजेक्ट कर सकती हैं किसी व्यक्ति को। एक तो बीमारी जैसी चीजें हो गई कि अगर कोई पहले से बीमारी से पीड़ित है, उसके अलावा क्या कुछ हो सकता है? देखिए, मेन चीज जो है वो है प्रपोजल फॉर्म में आपने जो हेल्थ के बारे में जो डिक्लेयर किया है वो बिल्कुल सही होना जरूरी है जी। यदि किसी व्यक्ति ने प्रपोजल फॉर्म में कोई बीमारी है और उसमें लिख दिया नहीं, या खाली छोड़ दिया और एजेंट ने लिख दिया नहीं जी, तो वो इंश्योरेंस में मिस डिक्लेरेशन माना जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो बीमा लेता है उस व्यक्ति को कभी भी ब्लैंक डॉटेड लाइन पर साइन करके प्रपोजल फॉर्म नहीं देना चाहिए। उसे अपने सामने या तो खुद भरे या अपने सामने भरवाना चाहिए, तभी साइन करना चाहिए। और जो बीमारी है, लोगों के बारे में, लोगों के माइंड में गलतफहमी होती है कि मैंने बीमारी आज है वो डिक्लेयर कर दिया तो या तो मेरा प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा या फिर प्रीमियम बढ़ जाएगा। इस कारण से लोगों को ये एडवाइस कर दिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि जी आप ये अभी डिक्लेयर मत कीजिए। लेकिन ऐसी एडवाइस बहुत ही गलत होती है। क्यों? कि यदि आपने मिस डिक्लेरेशन किया है तो 4 साल की बजाय 8 साल तक इंश्योरेंस कंपनी उसके कारण से क्लेम रिजेक्ट कर सकती है जी। और इंश्योरेंस कंपनी को बाद में मालूम पड़ जाता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसमें अपनी हेल्थ के बारे में सही बात बता देते हैं और वो रिकॉर्ड में आ जाता है। जब रिकॉर्ड में आ जाता है तो उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी को क्लू मिल जाता है कि आपने प्रपोजल में मिस डिक्लेरेशन दिया हुआ है। इसलिए एक जो मेन रीजन जो रिजेक्ट करने का होता है वो नॉन डिक्लेरेशन और मिस डिक्लेरेशन होता है। एक कारण ये है। दूसरा, कोई पुरानी बीमारी है तो वो 4 साल तक के लिए या 3 साल के लिए अलग अलग कंपनियों के प्लान हैं, वो कवर नहीं होते हैं। कुछ बीमारियां 1 साल के लिए, कुछ बीमारियां 2 साल के लिए पॉलिसी में कवर नहीं होती है जी। ज़्यादातर जो एक्सक्लूजन्स जो हैं वो ये एप्लीकेबल होते हैं। बाकी बहुत सारी अंदर की चीज़ें हैं, आप डिटेल में जाएंगे तो पॉलिसी में एक्सक्लूजन्स हैं। यदि आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और केवल मेडिकल चेकअप के लिए एडमिट होते हैं तो वो कवर्ड नहीं होता है, वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है जी। आपको ट्रीटमेंट के लिए कोई बीमारी है, उस बीमारी का ट्रीटमेंट है और उस ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होकर लेना है, इस चीज़ के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी बनी हुई है। यदि ये तीनों चीज़ें पूरी नहीं होती है, बीमारी नहीं है या बीमारी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी नहीं है या ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी नहीं है, तो वो क्लेम नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन जो बिगेस्ट पॉइंट्स हैं मैंने कवर कर दिए। जी। सुमित जी से हम चर्चा कर रहे थे इस विषय पर कि क्या चीज़, किन बातों का ख्याल रखें हेल्थ पॉलिसी चुनते वक्त। और एक बात जो अभी विमल जी ने कहा कि घर पर अगर आप अपनी बीमारी का इलाज कर रहे हो, अगर आप एडमिट नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में जो हेल्थ इंश्योरेंस है आपको उसका लाभ नहीं मिलता है। लेकिन इरिडा एक इस तरह का फिलहाल एक इंश्योरेंस कंपनी से उसने कहा है कि कोरोना काल में विशेष तौर पर ऐसे मामले सामने आए हैं जब घर पर इलाज किया जा रहा है और वो कई बार काफ़ी महंगा भी हो जाता है। इस तरह की भी पॉलिसीज अब सामने लेकर आने के लिए कहा गया है इरिडा की तरफ से। इसके विषय में भी हमारे दर्शकों को बताएं। तो देखिए इस तरीके की पॉलिसियां जब ये कोरोना चालू हुआ था तो कोरोना कवच, कोरोना रक्षक करके 2 पॉलिसी
IRDA ने कहा था सभी इंश्योरेंस कंपनी से लॉन्च करने के लिए, और उस तरीके की पॉलिसी मार्केट में आई भी थी। बट हालांकि क्लेम रेशियो उन सब पॉलिसियों में इतना ज्यादा हो गया है, सो इंश्योरेंस कंपनियां थोड़ा बैकफुट पे आ चुकी है वो कवर ऑफर करने के लिए। बट हाँ, ये कवर अवेलेबल थे, और इसमें मेरे हिसाब से अराउंड 7,500 करोड़ के क्लेम इंश्योरेंस कंपनियों ने दिए हैं जी उपभोक्ताओं को। तो इस संदर्भ में काफी सारे क्लेम पास हुए हैं जहां लोगों ने घर पे भी ट्रीटमेंट लिया, होम क्वारंटाइन ट्रीटमेंट भी लिया था। ऑब्वियसली वहां कुछ कैपिंग लगी हुई थी जी, बट उस तरीके के क्लेम भी दिए गए हैं। जी बिल्कुल। कुछ नेटवर्क में भी प्रॉब्लम हो रही है। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर 1800111234 पर कॉल करके अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ में सतपाल शर्मा जो कि पलवल हरियाणा से हमें कॉल कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतपाल जी, बहुत स्वागत है अपना, पूछिए सवाल। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है, जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल पैनल में है, जिस टाइम हमने पॉलिसी ली और उसके बाद जैसे हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम उस पैनल में ही नहीं है हमारे में वो। अच्छा, तो उसका क्या सीन है सर? जी विमल जी क्या कैसे इनकी शंका का समाधान करेंगे? देखिए कि ये जो पैनल जो होता है इंश्योरेंस कंपनीज का कैशलेस के लिए, ये एक डायनामिक पैनल होता है। डायनामिक का मतलब उसके अंदर नए नाम ऐड भी होते रहते हैं और पुराने नाम हटते रहते हैं जी। तो यदि मान लीजिए किसी का पैनल में नाम बीमा लेते समय है और इंश्योरेंस कंपनी को उसके बारे में कुछ हॉस्पिटल के बारे में कुछ मालूम पड़ता है कि वहाँ पर प्रैक्टिस सही नहीं है या कोई और कारण है, तो वो पैनल में से उसका नाम हटाने का अधिकार रखते हैं, हटा सकते हैं। तो लेकिन आपको उसके बारे में चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पैनल की जो लिस्ट होती है वो बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं। तो इसलिए यदि एक हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है तो दूसरा अवेलेबल है, वहाँ पर आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट से पहले आप जाएं और उनसे पता कर लें भी कौन सा, उनके नेट पर भी अवेलेबल होता है कि कौन से लेटेस्ट हॉस्पिटल्स उनके पैनल में हैं, या तो उनमें जाएं। यदि उसके बाहर जाते हैं तो फिर आपको रिम्बर्समेंट में जाना पड़ता है, कैशलेस नहीं मिलता है। जी, ये भी समझना चाहेंगे इसी से जुड़ी हुई बात जो सतपाल जी ने कही है कि क्या जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो बताए कि उसकी जो लिस्ट में लगातार ये जो परिवर्तन होता रहता है वो है, या ऑनलाइन जाके चेक करते रहना पड़ेगा खुद ही? देखिए, एक बार जो जिस दिन बीमा होता है उस दिन तो वो दे सकते हैं लिस्ट को, लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये लिस्ट डायनामिक होती है, तो इसके लिए 2-3 साधन हैं। एक तो ऑनलाइन आप पता कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इंश्योरेंस कंपनी का टोल फ्री नंबर होता है जी। आप उस टोल फ्री नंबर पर यदि आप बात करें तो आपको बता दिया जाएगा भी ये हॉस्पिटल उनके पैनल में है या नहीं है जी। फिर टीपीए होता है इसके साथ में, जो इंश्योरेंस कंपनी जब कवर देती है तो उसमें एक टीपीए का नाम होता है, तो टीपीए के वेबसाइट पर भी, टीपीए के टोल फ्री नंबर पर भी मिलता है। आप यदि ईमेल करते हैं तो ईमेल के थ्रू भी आपको जानकारी मिल सकती है। तो जानकारी मिलने में प्रॉब्लम नहीं है। बीमा मतलब क्लेम के समय एडमिट होने से पहले आपको जानकारी चाहिए तो जानकारी इमीडिएटली अवेलेबल हो जाती है। जी बिल्कुल। हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए हैं, कपूर चंद, जो कि अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हमें कॉल कर रहे हैं। लगता है कपूर चंद जी की कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, वो दोबारा अगर ट्राई करेंगे तो हम बात करवाएंगे। फिलहाल सुमित वोरा जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जैसे कई बार कुछ कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो किसी दफ्तर में काम करते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट कंपनी हो, तो कंपनी की तरफ से उनको ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाता है, या कुछ लोग मिलकर के भी कई बार ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं किसी एक वर्ग और समूह में अगर काम कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ अगर कोई पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है तो किस तरह से ये दोनों पॉलिसीज़ क्या साथ चलेंगी, या अपने आप को एक्सक्लूड करते हुए अगर फैमिली पहली वाली पॉलिसी में इंक्लूडेड नहीं है तो फैमिली को जोड़ा जा सकता है? कैसे इसको देखा जाना चाहिए? तो यस, आपने जैसे कहा कि कई सरकारी दफ्तर और निजी दफ्तर अपने एम्प्लॉयज के लिए पॉलिसी लेते हैं। तो कई बार ये होता है कि सिर्फ एम्प्लॉई की ही पॉलिसी ली जाती है, फैमिली की पॉलिसी नहीं ली जाती है। कई बार फैमिली के साथ भी ली जाती है, इंक्लूडिंग पेरेंट्स भी ली जाती है। बट मैं हमेशा ही हमारे सभी कस्टमर्स को कहता हूं कि नहीं है कि जो आदमी हमेशा एक ही जगह नौकरी करे और उसकी पॉलिसी कंटिन्यू रहे। इवन
कई बार कंपनियों की भी हालत ऐसी हो जाती है कि वो प्रीमियम भरने की क्षमता नहीं रखते हैं क्योंकि क्लेम रेशियो बहुत बढ़ जाते हैं। तो हर आदमी ने अपनी निजी पॉलिसी लेना ये अनिवार्य है, उसको लेना ही चाहिए। हाँ, वो अगर कई कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पॉलिसी है, तो वो पहले वहां क्लेम कर सकता है और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो अपनी पॉलिसी में क्लेम कर सकता है। एक और मैं खुलासा करना चाहूंगा कि ये जो पॉलिसियां होती है, सपोज इसमें आप जी कंपनी ने आपको 2 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड दिया है और आपने भी 2 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, और कई बार ये हो जाता है कि आपका क्लेम 2 लाख से ऊपर चला जाता है, सपोज 3 लाख हो जाता है, तो आप 2 लाख पहले अपनी कंपनी में से क्लेम कर सकते हैं और जो बचा हुआ है 1 लाख रुपया वो आपकी निजी पॉलिसी से दोनों पॉलिसी साथ साथ चल सकती है, हम दोनों का लाभ ले सकते हैं एक साथ। हमारे साथ फिलहाल एक कॉलर जुड़े हुए सुमित जी, एम मल्लिका अर्जुन राव, जो कि आंध्र प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं। जी मल्लिका अर्जुन राव जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। साहब शुभोदय, गुड मॉर्निंग सर, ऑल टू यू ऑल। जी गुड मॉर्निंग। LIC पॉलिसी में कुछ लोग वो कूलिंग पीरियड लगा रहे और कुछ 24 आवर्स IC में रहने के लिए कुछ कंडीशन भी लगा रहे ना। क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या कोई जानना चाहते हैं सब, क्यों ऐसा किया, क्यों बोलेगे? तो आप लोग इसमें कुछ कंपनी में 24 आवर्स और 48 आवर्स IC में लगाए तो भी इंश्योरेंस जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते बोला, तो कुछ क्या हो रहा है? कुछ लोग को जरूर नहीं तो भी उसको IC में लगा रहे। अच्छा, मैं जी 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 विमल जी, इस वजह से जरा सा सोच रहा साहब, इसके जरा सा सोच के जरा सा बताओ तो अच्छा होता है सब। जी अर्जुन राव जी, आपका सवाल समझ गए। विमल जी, मेरा नाम एम मल्लिकार्जुन राव, राजमंड्री, आंध्र प्रदेश। जी 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 बिल्कुल, एम मल्लिका अर्जुन राव जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विमल गोयल जी आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, आप सुनिए ध्यान से। देखिए, ये जो 24 आवर वाला हमने बताया, देखिए ये पॉलिसी में बहुत सारी प्रोविजंस हैं। नंबर 1, 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन। जी। नंबर 2, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी जरूरत नहीं होती है, वो OPD बेस पर ट्रीटमेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दी टेक्नोलॉजी। की टेक्नोलॉजी आज एडवांस हो चुकी है, उस कारण से यदि आपका ट्रीटमेंट होता है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, तो उसके लिए 24 आवर की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। जी। तो 24 आवर एक जनरल रूल है। अब उसके एक्सेप्शंस जो है, एक मैंने बताया कि उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज ने तो एक लिस्ट लगा दी है कि इन बीमारियों का इलाज यदि आप करते हैं या ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके लिए 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी नहीं है। एक एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन होता है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। बहुत सारी पॉलिसीज में, आरोग्य संजीवनी में ये प्रोविजन नहीं है, लेकिन जनरल पुरानी जो पॉलिसी चली आ रही है उनमें ये प्रोविजन होता है कि यदि आप घर में ट्रीटमेंट लेते हैं जी, लेकिन उसके 3 कंडीशंस हैं। हाँ। आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप हॉस्पिटल में रिमूव नहीं करे जा सकते, आप हॉस्पिटल में जा सकते नहीं हैं, या तो ये, या हॉस्पिटल में जगह अवेलेबल नहीं है जी, जैसा कि कोरोना पीरियड में हुआ था जी, कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए जी, लेकिन हॉस्पिटल में जगह अवेलेबल नहीं है। दूसरी कंडीशन ये होगी। तीसरा ये हो गया, जो ट्रीटमेंट दिया गया है वो ट्रीटमेंट ऐसा है जो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में किया जाता है जी। यदि ये चीजें पूरी हो जाती हैं, मान लीजिए, तो बिना 24 आवर या हॉस्पिटल में एडमिट हुए भी आपको इंश्योरेंस कवरेज का बेनिफिट मिल जाता है बहुत सारी पॉलिसीज के अंदर। उसकी अपने रूल्स हैं, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, उसके लिए अमाउंट की भी लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी ऐसा प्रोविजन अवेलेबल है। अब ये 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन क्यों जरूरी है, जो मेन जो रीजन बना, मल्लिका राव जी का जो क्वेश्चन है ये, उसका रीजन ये है, देखिए हम इंश्योरेंस कंपनीज को OPD कवर नहीं करना है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन कवर करना है। यदि OPD कवर करेंगे तो प्रीमियम बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि OPD के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, अमाउंट कम होता है लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि वो करना हो तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी को अपने यहाँ पर भी कवरेज और रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये 24 आवर की कंडीशन लगाई हुई है ताकि प्रीमियम एक सही लेवल पर, एक अफोर्डेबल लेवल पर प्रीमियम चार्ज किया। विमल जी, इसका अर्थ ये हुआ कि जब पॉलिसी ले तो उस वक्त उसके जो शर्तें हैं उसको सही प्रकार से पढ़ें। फिलहाल हमारे साथ में एक कॉलर मनोज जुड़े हुए नागपुर से। हमारे पास बहुत कम वक्त है तो बहुत जल्दी से इनका सवाल और जवाब लेंगे आपसे। मनोज जी, पूछिए अपना सवाल।
हेलो जी मनोज जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी, मैं मनोज भारत का नागपुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड मेडिकल क्लेम पॉलिसी? एक बार फिर से अपना सवाल पूछिए, आपकी बात समझ में नहीं आई। सर, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और मेडिकल क्लेम पॉलिसी में क्या डिफरेंस है सर? अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस है? विमल जी जवाब देंगे आप? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और दूसरी पॉलिसी क्या बोली उन्होंने? और मेडिक्लेम पॉलिसी, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है या एक ही बात है? नहीं, एक देखिए, मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस एक ही चीज है जी। पुराने जब पब्लिक सेक्टर कंपनीज बीमा करती थी तो उन्होंने जब ये हेल्थ इंश्योरेंस पहली बार इंडिया में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम उन्होंने मेडिक्लेम इंश्योरेंस नाम दिया था। जी बिल्कुल। अब पुरानी पॉलिसी में मेडिक्लेम चला आ रहा है और उसको हेल्थ इंश्योरेंस बोल देते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों हेल्थ इंश्योरेंस कवर करते हैं। हमें उम्मीद है कि मनोज जी को अपने नाम में फर्क है, प्रश्न का उत्तर जरूर मिल गया होगा। अब चलते चलते बस आखिरी हम एक जिसको कहते हैं कि मनी मंत्र क्या होगा आज का, ये सुमित जी आपसे और विमल जी आपसे। सुमित जी पहले आपसे एक एक लाइन में जाना चाहेंगे, क्या कुछ आप संदेश देंगे जो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले लोग हैं? मेरा संदेश सभी देशवासियों से ये है, मेरा संदेश सभी देशवासियों से यही है कि हर व्यक्ति जो भी ये अफोर्ड कर सकता है, जल्दी से जल्दी हर आदमी ने अपनी फैमिली को कवर करते हुए ये पॉलिसी लेनी चाहिए, और वो भी जो जैसे यंग अवस्था है उसी में ये पॉलिसी खरीदनी चाहिए ताकि उसको उसका आगे जाके फायदा हो सके। जी जी, विमल जी हाँ, एक सेंटेंस में। जी हाँ, सम इंश्योर्ड जो है आपको जो चूज करना है वो आप आज की रिक्वायरमेंट को नहीं, आप फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए लीजिए। क्यों कि ये जो बीमा है 2 लाख 3 लाख रुपए, ये आज की डेट में इनएडिक्वेट पड़ रहा है। आप 5 लाख या इससे ज्यादा का बीमा लेना चाहिए यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विमल गोयल जी आपका, सुमित वोहरा जी आपका, और हमारे सभी कॉलर्स जो इस कार्यक्रम में उन्होंने कॉल किया, और सभी व्यूअर्स का जो हमारे साथ जुड़े। तो एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेना क्यों ज़रूरी है और क्या कुछ इसके लिए जो शर्तें हैं वो कैसे समझने की ज़रूरत है, तमाम सारी चीज़ें आपने इस वक्त सुना है। तो आगे जीवन में ज़रूर आप अगर आपके पास एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नहीं है तो उसको ज़रूर लीजिए और अपने आप को सिक्योर करिए। तो मनी मंत्र के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।